हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट्स। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिएंट का मतलब आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। तो ट्रांजिएंट का इंग्लिश में मतलब होता है वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। तो बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन को ट्रांजिएंट कहते हैं। तो आरसी सर्किट और स्मॉल ड्यूरेशन का क्या रिलेशन है, पहले ये हम सीखेंगे और उसके बाद हम उस ट्रांजिएंट स्टेट का एनालिसिस भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा है अभी तक कि यदि आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और यहाँ पे एक बैटरी लगाई जाती है, बैटरी का EMF E के बराबर है, और यदि स्विच को क्लोज कर दिया जाए, तो क्या होता है कि नो टाइम का मतलब है कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो स्टोर हो जाता है प्लस CE और माइनस CE के बराबर। तो इस स्टेट में t = 0 पे हमने स्टार्ट किया था, यानी कि स्विच को क्लोज किया था। यहाँ पे कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट इन नो टाइम जो यहाँ पर चार्ज आ जाता है वो प्लस CE के बराबर है और माइनस CE के बराबर आ जाता है चार्ज यहाँ पर, और इस स्टेट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट। इस स्टेट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट इसे कहा जाता है। और स्टेडी स्टेट में हम कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अक्रॉस है E, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है और इसे स्टेडी स्टेट कहा जाता है। तो जितनी ड्यूरेशन में ये t = 0 से, यानी कि अनचार्ज स्टेट से ये फुली चार्ज स्टेट में आ जाता है, स्टेडी स्टेट में आ जाता है, उस ड्यूरेशन को ट्रांजिएंट ड्यूरेशन कहा जाता है। और उस स्टेट जो बीच में, इसके बीच में जो इंटरमीडिएटरी स्टेट होती है सर्किट की, उसे ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है। तो आप ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब समझ गए कि अनचार्ज और फुली चार्ज के बीच में जो स्टेट होती है वो बहुत छोटे कम समय के लिए होती है, उसे ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है, और उस एग्जैक्ट ड्यूरेशन को ट्रांजिएंट ड्यूरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जो है जीत सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है, जो 23 जनवरी 2022 से 22 को हो रहा है 10 AM ऑनवर्ड्स। ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट जो क्लास 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है, और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड भी होने वाले हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर आप इस टेस्ट में compete कर रहे होंगे। इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। और भी इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस हैं कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मैकबुक एयर, और रैंक 2, 3 आईफोन यहाँ पे मिलेगा, रैंक 4, 5 को एप्पल आईपैड, और भी बहुत सारे इनाम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो टेस्ट में फ्री है, टेस्ट एकदम फ्री है। अपीयर होने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, इसमें जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं अपने हाथों से। और इस टेस्ट को देने के बाद इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया जो हैं वीक हैं। और जो 200 लर्नर्स होंगे, 200 लोग जो होंगे, उनको मौका मिलेगा फ्री पढ़ने का, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आपको इनरोल करना है, कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, जिससे आप जो है इतने सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। IIT JEE कॉम्बैट है, 21 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट्स का, हर संडे होगा और 11 AM से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, ये देखिए। आपको IIT JEE की क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरा, जो रिसेंट सिलेबस है JEE मेन का और एडवांस का, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, और सेपरेट टेस्ट होगा 11th, 12th का और 13th का। 11th में 11th का सिलेबस, 12th में 12th का, और 13th में 11, 12 दोनों का, है ना। और उसके बाद रियल टाइम जो है आपको AIR यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितने पानी में है और कितने आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्ट होगा, बल्कि टेस्ट के बाद जो यहाँ पे
टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप और मेडल भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। तो यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर वर्सेस टाइम के लिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर वर्सेस टाइम के लिए यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो पहले जो चार्ज था t=0 पे, वो 0 के बराबर चार्ज था, 0 के बराबर यहाँ पे चार्ज था, और अचानक से जो चार्ज है वो c के बराबर यहाँ पर आ जाता है बहुत ही कम समय में। तो ये जो ग्राफ आपको मिलता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और ये जो आपके पास ड्यूरेशन है ना, ये जो आपके पास ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को कहा जाता है ट्रांजिएंट ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन को कहा जाता है ट्रांजिएंट ड्यूरेशन, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन इसको कहा जाता है। अब यदि इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया जाए सीरीज में, तो क्या होता है? यदि यहां पर इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड यहां पे हम कर देते हैं, ये मान लीजिए कैपेसिटेंस है इसका C, और यहां पर कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं है, यहां पर एक रेजिस्टर साथ में जोड़ दिया जाता है, और यहां पे एक बैटरी लगा दी जाती है जिसका EMF जो है प्लस E के बराबर है, और यहां पे एक स्विच लगा दिया जाता है। स्विच को जैसे ही क्लोज कर रहे हैं t=0 पे, इनिशियल कैपेसिटर अनचार्ज था, तो जो हमारे पास स्टेडी स्टेट मिलती है, स्टेडी स्टेट में हमें क्या मिलता है, यहाँ कैपेसिटर पर चार्ज आ जाता है प्लस CE के बराबर, यहाँ पे माइनस CE के बराबर, यहाँ पर रजिस्टर होता है, और यहाँ पर जो है हमारे पास होता है ये बैटरी का EMF E, और इस सर्किट में जो करंट है वो 0 के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई कि करंट 0 के बराबर क्यों हो गया? बिकॉज जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर मिल जाता है। तो रेजिस्टर में कोई भी करंट स्टेडी स्टेट में हमें नहीं मिलता है, स्टेडी स्टेट में हमें करंट नहीं मिलता है कोई भी। ठीक है, तो t=0 और स्टेडी स्टेट के बीच में जो इंटरमीडिएटरी स्टेट होती है उसे ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रांजिएंट स्टेट में एक इंस्टेंट t=t पर जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो Q के बराबर है। मैं चार्ज मान लेता हूं इस कैपेसिटर के ऊपर Q के बराबर कहीं रहा होगा। ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये आपके पास करंट मैं मान लेता हूं I के बराबर है, यहाँ पे बैटरी का EMF है E के बराबर, बैटरी का EMF तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। और इस बीच वाली स्टेट में यदि मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करूं, बिकॉज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो हमेशा लगेगा ही, आपके पास कोई लूप हो, लूप में बीच में कुछ भी हो, चाहे हमारे पास डायोड हो, चाहे हमारे पास इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, कुछ भी लगा हो, बैटरी लगी हो, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, जो हमेशा एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल जो है वो ट्रू फिनोमिना है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लूप में वोल्टेज का डिफरेंस लिखना, तो यहाँ से यहाँ मैं पोटेंशियल का डिफरेंस लिखूंगा प्लस में E, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस लिखूंगा माइनस ऑफ Q/C, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस लिखूंगा माइनस ऑफ IR, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आपको मिल जाने वाला है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा CE माइनस Q इज इक्वल्स टू IR इंटू C। I को लिखा जा सकता है dQ/dt, बिकॉज चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I को dQ/dt प्लस में dQ/dt, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास RC, और यहाँ पे आप इसको माइनस पे कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा Q माइनस CE, और माइनस आगे आ चुका है इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे Q का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे dQ है, तो मैं dQ के साथ जो है Q का एक्सप्रेशन ले जाऊंगा, बाकी सारी टर्म्स को मैं इधर ले आऊंगा। तो देखिए आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है dQ अपॉन Q माइनस CE इज इक्वल्स टू -1/RC इंटू dt, -1/RC इंटू dt आपको ये मिल जाता है। दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट यहां पे लगाएंगे t=0। जब इंस्टेंट था तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था बेटा? 0 के बराबर था, और किसी भी एक टाइम t बराबर t पर मैं मान लेता हूं कि चार्ज यहां पर जो है वो Q के बराबर है। अब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ये आपके पास एक सिंपल इंटीग्रेशन है। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास dx/ax + b टाइप का इंटीग्रेशन लिखा है तो ये इंटीग्रेशन होता है 1/a, यानी x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है 1/a ln ऑफ ax प्लस b। ये आपके पास होता है रिलेशन, है ना, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला आप सब जानते हैं, तो बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे ax प्लस b की फॉर्म में रिजल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ln ऑफ
Q माइनस CE और लिमिट आ जाएगी आपके पास 0 से लेके Q और यहाँ पे आपको मिलने वाला है -1/RC इंटू dt, -1/RC इंटू dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ln ऑफ Q माइनस CE डिवाइडेड बाय CE और यहाँ मिलेगा आपको -t/RC, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t का। तो यहाँ पे माइनस और आएगा -c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे Q माइनस CE डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ CE इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t/RC। यहाँ पे मैंने ln को हटा लिया है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू CE माइनस CE इंटू e रेज टू द पावर माइनस t/RC। यहाँ से आपको मिल जाता है Q इज इक्वल टू C को कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t/RC। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, Q क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है एट t इज इक्वल टू t। जो ट्रांजिएंट स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट में किसी भी एक इंस्टेंट पर जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो Q के बराबर है और ये किसके बराबर आ जाता है? CE 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t/RC। अब CE क्या है बेटा? ये स्टडी स्टेट पर, ये स्टडी स्टेट पर क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर है। स्टडी स्टेट पर चार्ज ऑन कैपेसिटर है। तो यदि आप देखना चाहें कि स्टडी स्टेट आती कब है तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि चार्ज की जो वैल्यू है यदि आप इसे CE के बराबर कर देते हैं, चार्ज की वैल्यू यदि यहाँ पे CE के बराबर कर देते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एट t इज इक्वल टू t नॉट, मैं मान लेता हूँ स्टडी स्टेट जो है आ जाती है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टडी स्टेट कब आती है, स्टडी स्टेट कब आती है। तो यहाँ से आपको मिलेगा CE, चार्ज CE के बराबर हो जाता है t नॉट पर इज इक्वल टू CE 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t नॉट बाय RC आपको मिल जाता है। C से C कैंसिल आउट हो गया, e रेज टू द पावर माइनस t बाय RC जो है वो किसके बराबर आ जाता है? 1 के बराबर आ जाता है। अब e रेज टू द पावर माइनस t बाय RC 1 के बराबर कब आएगा? जब t की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, t की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, t नॉट की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, तब जाके स्टेडी स्टेट हमें मिलती है। तो हमें ये बात याद भी रखनी है कि जो स्टेडी स्टेट आती है वो इनफाइनाइट टाइम पर आती है जब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। जब हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो हमें स्टेडी स्टेट जो है वो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम तक मिल जाती है। अब यदि इसका ग्राफ बनाना चाहें कि चार्ज ऑन कैपेसिटर वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ जो है आप काफी बार जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूं इसका। सिंपली इस ग्राफ को बनाया जा सकता है कैसे? जो हमने सीखा होगा फंक्शन वाले चैप्टर में मैथमेटिक्स में, जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ होता है। यदि किसी फंक्शन में माइनस लगा देंगे, x की जगह माइनस रख देंगे, f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, fx में कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो उसका ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा। तो वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम इसका ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये ग्राफ खुद से ड्रॉ कीजिए, स्क्रैच से ड्रॉ कीजिए। आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ कैसा होता है। यदि आपको ये ग्राफ पता है तो आप ये ग्राफ भी खुद से पता लगा सकते हैं। और आपको, यदि आप एक जेईई एस्पिरेंट हैं तो आपको ये जरूर आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ये स्किल जो है काम में आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका ग्राफ हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, ग्राफ हमें मिल जाता है और इनफाइनाइट पर जो है स्टेडी स्टेट आ जाती है और चार्ज की जो वैल्यू है C के बराबर आ जाती है, चार्ज की जो वैल्यू है C के बराबर आ जाती है। अब ट्रांजिएंट स्टेट में एक और मूवमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारे पास when t is equals to tau is equals to RC। t is equals to tau is equals to RC, इसे टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। तो जब t की वैल्यू RC के बराबर हो जाती है, t की वैल्यू जब RC के बराबर हो जाती है तो क्या होता है कि जो चार्ज की वैल्यू हमें मिलती है ना, चार्ज की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है हमें 0.63 टाइम्स CE के बराबर। यानी कि जो चार्ज कैपेसिटर पर आ जाता है वो 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज के बराबर हमें मिल जाता है। यदि यहाँ पे देखें कि t इज इक्वल टू टाउ की यदि बात करें, t इज इक्वल टू टाउ की, t इज इक्वल टू टाउ, तो हमें जो चार्ज की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.63 टाइम्स CE के बराबर, 0.63 इंटू CE के बराबर। एक और इंटरेस्टिंग आपको मूवमेंट में बताता हूं कि when t इज इक्वल टू 5 टाउ के बराबर आ जाता है, यानी कि 5 RC के बराबर आ जाता है ना, 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट के बराबर जब टाइम हो जाता है
तो जो चार्ज आ जाता है ना कैपेसिटर पर, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 5 RC रख देना तो आपको मिलेगा CE 1 माइनस e रेज़ टू द पावर -5, तो ये आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 0.99 टाइम्स CE। यानी कि जो 99% मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू है वो हमें मिल जाता है 5 RC टाइम पर, यानी कि t बराबर 0 से, यानी स्विच क्लोज करने के 5 इंटू RC समय के बाद हमें जो चार्ज मिल जाता है कैपेसिटर पर वो 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज मिल जाता है। तो ये 5 RC हो गया आपके पास टाइम, और इस समय जो है 0.99 जो है CE के बराबर हमें मिल जाता है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल वैल्यू है स्टडी स्टेट आने की। तो क्योंकि इनफाइनाइट तो क्या है, इनफाइनाइट तो क्या है, आप बैठे रहिए इनफाइनाइट तक। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि 5 इंटू टाउ, 5 इंटू RC के बराबर जब टाइम हो जाता है स्विच क्लोज करने के बाद, तो जो चार्ज होता है कैपेसिटर पर वो मैक्सिमम चार्ज का 99% तक हो जाता है। और हम मान लेते हैं कि अब स्टडी स्टेट आ चुकी है, स्टडी स्टेट जो है वो आ चुकी है, बिकॉज 99% जो है मान लिया जाता है दिस इज ऑलमोस्ट जो है परफेक्ट आ चुका है, स्टडी स्टेट आ चुकी है। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, आपको याद रखना चाहिए कि 5 इंटू टाउ के बराबर जब टाइम आ जाता है तो 99% चार्ज उस कैपेसिटर पर आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की और बात करें, यहाँ पे यदि मैं करंट की बात करूँ तो यहाँ पे करंट की बात करूँ तो करंट इन द सर्किट किसी भी टाइम t पर एट t इज इक्वल टू टी, ट्रांजिएंट स्टेट में जो करंट होता है सर्किट में वो होता है I इज इक्वल टू dq/dt। तो आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर रहेगा CE। अब अंदर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, माइनस में e रेज़ टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको यहाँ पे मिलेगा e रेज़ टू द पावर -t/RC, और यहाँ पे माइनस ऑफ t/RC का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ 1/RC। तो यहाँ माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, आपको मिलता है 1/RC e रेज़ टू द पावर -t/RC, और यहाँ पे आपको मिलता है CE। तो यहाँ C से C कैंसिल आउट हो गया, आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है E/R इंटू e रेज़ टू द पावर -t/RC। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आप देख सकते हैं कि ये एक डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियली जो है करंट इस सर्किट में डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली जो करंट है इसमें वो डिक्रीज करता है। करंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है और उसके बाद जो है ये घटता चला जाता है। यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें t बराबर 0 पर जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा, और इसका मतलब जो है I की जो वैल्यू है हमें मिल जाती है किसके बराबर, I की वैल्यू मिल जाती है E/R के बराबर, E/R के बराबर हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये बात हुई करंट इन द सर्किट की। अब यदि बात करें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, VR जो है हम लिख सकते हैं उसको किसी भी इंस्टेंट पर करंट पूरे सर्किट में इनटू रेजिस्टेंस। तो किसी भी के इंस्टेंट पे करंट मुझे मालूम है, इसमें रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आ जाता है आपके पास E इंटू ई रेज़ टू द पावर -t/RC। तो यहां से आप ग्राफ से देखें, देखिए आप ग्राफ तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको ये सारी चीजें याद दिलाने आया हूं। यदि आप कोई भी चीज यहां पर मिस कर रहे हैं, कोई भी फील में आपको कोई कमी रही है अभी तक, तो वो मैं आपको फील दिलाने आया हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटा रजिस्टर के अक्रॉस, वो भी टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है। तो आपने देखा कि रजिस्टर और कैपेसिटर जो हैं सीरीज में लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर और रजिस्टर एक साथ सीरीज में लगे हुए होते हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो हमारे पास EMF है बैटरी का, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस C, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस R, और हम ये बात जानते हैं कि VC प्लस VR जो है वो क्या होता है बेटा, E के बराबर होगा। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ दीज एलिमेंट्स। अब ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। एट t इज इक्वल टू 0 की यदि बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे मैं बात करूं t इज इक्वल टू t की यदि बात करें तो इसकी जो वैल्यू है इंक्रीज होती रहती है, इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती रहती है। तो कुछ समय के बाद ये VC हो जाता है और ये जो है VR होता है, और कुछ समय के बाद जो है ये बराबर भी हो जाते हैं, VC और VR आपस में बराबर भी हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ये घटने लगता है और इसकी वैल्यू जो है बहुत छोटी हो जाती है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ने लगता है।
तो आप ये रिलेशन भी याद रखिए कि ये आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा छोटा था, ये रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और धीरे 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 जो है ये रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। एक समय दोनों बराबर भी होंगे और उसके बाद जो है ये ऐसे इनके बीच में डिफरेंस जो है बढ़ता चला जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है, पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो पहले घटता है और फिर बढ़ने लग जाता है, घटता है और बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, हमने इनिशियल अनचार्ज स्टेट से हमने स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर को ला दिया है, सर्किट को ला दिया है। तो इस पूरी प्रोसेस में यदि हम हीट की बात करें कि कितना हीट जनरेट होता है, तो हीट की बात कर लेते हैं। वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे हेडिंग हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि I² R इंटू dt, किसी भी छोटे से इंटरवल में कह सकता हूं जो हीट जनरेट हुई होगी वो I² R dt के बराबर जनरेट हुई होगी, ठीक है। तो यहां पे करंट किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, E/R e⁻⁻t/RC का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। एक और दूसरा तरीका भी है हीट निकालने का, लेकिन पहले मैं इस पर जोर दे रहा हूं। इंटू R इंटू dt इंटीग्रेट करेंगे t बराबर 0 से इनफाइनाइट तक, तो आपको टोटल हीट इस पूरे ड्यूरेशन में मिलने वाली है। पूरी ट्रांजिएंट स्टेट में जो है कितना हीट जनरेट हुआ वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा E²/R e⁻²-2t/RC और dt इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये E²/R यहाँ पे लिख दिया और e⁻²-2t/RC को हम लिखेंगे माइनस में 1 यहाँ जाएगा आपके पास 2/RC और e⁻²t/RC एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक की, 0 से लेके इनफाइनाइट तक की आप यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ भैया एक R से जो है एक R कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहाँ पे मिलता है -(CE²/2) और यहाँ पे माइनस है, माइनस हमने आगे लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे लिमिट को, यहाँ पे t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आपको मिलने वाला है, -(e⁻0). तो ये कितना होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। ये कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे -1 मिला, यहाँ पे c² आपको मिला c²/2, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है हाफ ऑफ C/E²। तो ये हीट यहाँ पे डेवलप होती है इतना। इस हीट को निकालने का दूसरा तरीका भी है, मेथड नंबर सेकंड, जो हमारे पास कन्वेंशनल तरीका होता है, बहुत जो आसान भी होता है। क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि जो बैटरी ने वर्क किया है बेटा, बैटरी ने वर्क किया है, वर्क डन बाय बैटरी, वो दो काम आया है। वर्क डन बाय बैटरी दो जगह काम आया है। एक तो कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने में, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी इस कैपेसिटर में कितनी हो चुकी है, U स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और बचा कुचा जो है हीट की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहां से हीट को लिखा जा सकता है, हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस में U स्टोर्ड, कितना एनर्जी जो है उस कैपेसिटर में स्टोर हो चुका है, कितना दिया था, कितना बैटरी ने ले लिया, बचा कुचा मेरा है। तो भाई बैटरी का वर्क डन निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं उसमें से टोटल चार्ज कितना निकला है, C के बराबर निकला है। क्यों निकला है भाई, देखिए पहले चार्ज का कंजर्वेशन तो सब जानते हैं, तो इस वायर में तो कहीं चार्ज स्टोर हो नहीं सकता, रजिस्टर में चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो सकता है। पहले चार्ज 0 था, बाद में चार्ज C के बराबर है, तो ये चार्ज C आया कहां से, ये चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है। तो बैटरी ने चार्ज को सप्लाई किया है C के बराबर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E के बराबर है। तो बैटरी का जो वर्क डन हमें मिलता है, हमें CE इज द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लोन, व्हिच इज दिस इज चार्ज फ्लोन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस, यहां पे बात करूं स्टोर्ड एनर्जी, हम जानते हैं हाफ CV² के बराबर होता है स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, या Q²/2 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको मिलता है CE²/2। ये आ गया आपके पास हीट का फॉर्मूला, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है क्या, CE²/2। तो हीट जनरेटेड जो है सर्किट में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं और दोनों के ही अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे इसको
ऐसे नहीं देख सकते यार इसको तो क्यों यूज करना है, इसको यूज कर लेंगे, बिकॉज कभी कभी इसकी जगह ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज क्वेश्चन की जो है वो माहौल उस समय ऐसा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई हीट जनरेट कितना होता है। अब यहाँ पे एक खास बात है कि हीट जनरेटेड जो हमने निकाली है ये हमारे पास आई है हाफ सी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं है। अब रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ चाहे सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ हो या ना हो, हीट तो डेवलप होती ही है इतनी। यदि सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा है तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हीट बाहर निकलती है, और यदि एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं लगा है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले सर्किट में दिखाया था, यदि ऐसा एक सर्किट है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें भी उतना ही हीट डेवलप होता है, बट वो हीट जो है ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर हो तो उससे निकल जाएगा, और यदि रेजिस्टर लगा हो तो रेजिस्टर के थ्रू जाएगा, लेकिन हीट डेवलप होनी ही होनी है। हीट जो है डेवलप होनी ही होनी है, और हीट डेवलपमेंट जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है यहाँ पे एक बेताब नमूना है कि रेजिस्टेंस फॉर्मूले में आ रहा है हीट का, हीट के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन फाइनल आंसर में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा अपने आप से कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आगे अगले जो है टॉपिक की तरफ।